डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा कि समझा फ्रांसीसी क्रांति के जो प्रभाव हैं वो फ्रांस पर किस तरह से पड़े, चाहे वो आर्थिक प्रभाव थे, सामाजिक थे और या आपके जो है वो राजनीतिक प्रभाव रहे हों। आज की इस वीडियो में हम विशेष रूप से यूरोप पर प्रभाव देखेंगे, क्योंकि ये घटना युगांतरकारी थी। एक विशेष समाज और समय में बदलाव हुआ इसके कारण से, तो यूरोप के देशों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ा? पहला प्रभाव, यूरोप का गुटों में विभाजन। कुछ चीजें हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। गुटों में विभाजन, इसको समझेंगे। इस क्रांति ने यूरोप को दो गुटों में बांट दिया था। प्रारंभ में जब क्रांति हुई थी तो लगभग यूरोप के सभी देशों ने, प्रारंभ में तो क्रांति का सब देशों ने समर्थन किया था, जिसके कारण फ्रांस अन्य देशों से अलग थलग पड़ गया था। अब जैसे जैसे क्रांति की गतिविधियां हिंसक हुई, राजतंत्र समाप्त कर दिया गया, शासक को मृत्युदंड दिया गया, इन सब कारणों से जो यूरोप के अन्य देशों का जो व्यवहार है वो बदल गया था। फ्रांस के प्रति बदलाव आता गया। तो ये सब देश, ये जो देश हैं, विरोधी हो गए इस क्रांति के और फ्रांस के, मृत्युदंड देने पर और अन्य कारणों से। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए, घटनाएं और ना बढ़े, रोकने हेतु ब्रिटेन के नेतृत्व में हमने पढ़ा था कि गुट का निर्माण होता है। तो ये गुट तय करता है कि किसी अब जो है फ्रांस पर आक्रमण किया जाए, तो ये आक्रमण भी करता है। लंबे समय तक युद्धों में इसके कारण से फ्रांस उलझा रहा। तो कुल मिलाकर दो गुटों में जो है विभाजन हो जाता है, एक क्रांति समर्थक और एक क्रांति विरोधी। तो ज्यादातर समय जो है इस सारे मामले में फ्रांस अकेला रहता है, उसके साथ अन्य देश नहीं आते। नेपोलियन के समय में भी यही स्थिति बनी रही थी। उसके बाद आता है विभिन्न देशों में क्रांति की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो अधिकतर देशों में निरंकुश शासन व्यवस्था थी यूरोप में उस समय। तो भय सताने लगा, भय आया शासकों में कि भाई कभी हमारे भी यहाँ क्रांति हो जाए और हमें भी जो है हमारी सत्ता खत्म ना हो जाए। तो पोलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, ये जो देश थे, इन देशों की जनता ने बगावत कर दी अपने शासक के विरुद्ध। भिन्न बात यह है कि ताकत के बल पर इन देशों के आंदोलनों को कुचल दिया गया था। रूस और स्पेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, इन देशों में विद्रोह तो नहीं हुए, लेकिन भय अवश्य जो है यहाँ के शासकों को भी सता रहा था कि कुछ ना कुछ क्रांति की लहर यहाँ भी पहुंचेगी। उनको लग रहा था कि अस्तित्व जो है खतरे में है उनका। और इटली और जो जर्मनी थे, उनमें इस क्रांति के कारण से एक होने की, राष्ट्रीयकरण करने की जो है भावना विकसित होती है, प्रबल होती है। इस तरह से ये माना जाता है कि इस क्रांति ने यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रवादी, प्रतिक्रियावादी वातावरण बनाया। क्रांति का इम्पैक्ट था ये। यूरोप के समाज में आम व्यक्ति, अधिकार संपन्न वर्ग था, उसको चुनौती देने की स्थिति में आ गया। सारे यूरोप में चर्च की जो शक्ति है, उसकी जो राष्ट्रीयकरण है, संपत्ति को जो है मांग उठने लगी कि इसको कम किया जाए और संपत्ति को जो है ले लिया जाए, और सामंतों को भी जो है या तो खत्म कर दिया जाए या इनको अधिकार जो इनके कमजोर किए जाएं, कम किए जाएं, ये भी मांग उठी।
तीसरी जो घटना घटी वो थी यूरोप में अन्य परिवर्तन। यूरोप में अन्य परिवर्तन क्या होते हैं? इस क्रांति ने जहां यूरोप में तत्कालीन परिवर्तन किए, वहीं क्रांति के बाद नेपोलियन द्वारा शक्तिशाली बनने पर यूरोप की स्थिति कमजोर हो जाती है। जब नेपोलियन फ्रांस का शासक था, तो नेपोलियन के शासक बनने पर जो यूरोप के देशों के अन्य देशों की स्थिति कमजोर हो जाती है, क्योंकि ये तहस नहस कर डालता है। 1798 तक से लेकर 1814 तक लगातार अखाड़ा जो है युद्धों का बना रहा यूरोप। लगातार चलने वाले युद्धों से समाज, लोग दुखी हो गए। 1815 में जब नेपोलियन की मृत्यु होती है, उसके बाद चर्चा होने लगी कि लड़ाई के सहारे यूरोप की किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लड़ाई से जो समाधान नहीं निकलता, ये चर्चा होने लगी। इसी आधार पर 1815 में ऑस्ट्रिया के वीना नामक स्थान पर यूरोप के विभिन्न देशों ने नेपोलियन की बाद की जो स्थिति थी उस पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बनाया। ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है वीना, यहाँ पर यूरोप के विभिन्न देशों का एक सम्मेलन होता है विचार करने हेतु। संपूर्ण यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, यूरोप की जो है संयुक्त व्यवस्था को महत्व दिया जाए। यूरोप एक होकर चले, यूरोप इकट्ठा